नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा राम राम खमा गणी। आपके पास जो अश्व है उसके बारे में आप उससे रिलेट करके कुछ बताएं लोगों को कि आपने इस अनुभव से उसको लिया, क्या सोच के उसको लिया, किस तरीके से उसको आप बड़ा कर रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो सब बताएं प्लीज। तो अगर न्यू कमर्स के लिए अगर मैं अपना डायग्राम बताऊं कि सभी लोगों को किस तौर से चलना चाहिए और क्या सोच कर चलना चाहिए, तो सबसे पहले मोटिव रखना चाहिए कि मुझे इस प्रजाति को संरक्षण रखना है, मुझे इसकी सुरक्षा की ओर जाना है। सबसे पहले अश्वपालक का क्या मोटिव होना चाहिए कि मैं इसे आने वाले मेरे पोते के लिए भी कुछ प्रजनन करके मैं अपने घर में ऐसे घोड़े रखूं ताकि मेरे पोते पोतियां भी उसका लुप्त ले सके, उसके बेनिफिट्स ले सके, है ना। तो सबसे पहले तो मोटिव क्या है वो पहला रहना चाहिए, ठीक है। अभी ट्रेड के अनुसार अगर मैं चलूं तो मैं 66 का घोड़ा पालूंगा, उसमें से निकलता क्या है मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। हाँ, ओनली ट्रेडिंग है तो हाइट है बस, है ना। आज हाइट तो आज कई बार मैं भी सोचता हूँ अपने बारे में कि यार लोगों के पास में 2 दांत बच्चे 64 है, 65 है ना। मेरा बच्चा अभी तक 61.5 है ना। अभी जैसे मैं काफी टाइम बाद मुझे ऐसा कोल्ट मिला जिसको मैं आने वाला ऑस्ट्रेलियन बना रहा हूँ। क्यों आपने इसको बचपन में इसमें क्या देखा आपने, आप इसको लेके आए अपने पास? मैं इसलिए लेके आया क्योंकि तूफान लाइनेज, तूफान से पहले भी काफी घोड़े हैं, है ना। पाथेड़ी तक आके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कि तूफान किसका कि पाथेड़ी घोड़ा थोड़ी था, पाथेड़ी तो एक गांव है, एरिया था। मणि लाइन बोलते हैं, मणि भी तो एक गांव है। इसी लाइनेज तूफान की खानदान में से ये घोड़ी मणि पैदा हुई थी, बबुआ से, है ना। उससे नीचे वाला घोड़ा पाथेड़ी गांव में एक पाथेड़ी ऑस्ट्रेलियन तैयार हुआ जिससे तूफान हुआ, है ना। तूफान से पीछे जाए पाथेड़ी से पीछे जाए तो बबुआ दूधवा, ऐसा कुछ बबुआ उसको भूत ऐसा कुछ बोला करते। उससे पीछे जाए ना तो एक आंख से काना घोड़ा था, बड़ा घोड़ा था, उससे वो बबूता हुआ था। उससे पीछे जाए ना तो उसका भी एक बड़ा फादर है जो काला भंवर घोड़ा था, है ना। दास पाके उधर कोटड़ा, है ना, इस एरिया से निकले सारे, है ना। तो तूफान ही एक उस लाइनेज से घोड़ा आया जिसने एक अलग ही प्रकार की ब्रीडिंग में खूबसूरती दी, एक रुतबा दिया, है ना। आज ट्रेडिंग में लोगों के पास में 64 तो मदर है, 65 फादर था, उसका बच्चा वो तैयार कर रहे हैं। अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे बच्चे का फादर 62 है, लास्ट 22 इयर्स का घोड़ा है, इसकी मदर 61 प्लस है। कौन से घोड़े का ये बच्चा है? ये हर्षवर्धन का बच्चा है, लिविंग लीजेंड ऑस्ट्रेलियन, द ऑनर ऑफ हर्षवर्धन श्री बालक दास जी बाबा, जो 5 गद्दियों के मंथ हैं, वो इसके मालिक हैं हर्षवर्धन घोड़े के। कुछ साल पहले वो पुष्कर में ही निवास करते थे, उनके बड़े गुरुजी भी बनखंडी बाब जी यही निवास करते थे। उन्हीं के नेतृत्व में दीक्षा लेकर वो उनके शिष्य बने। आज सारा साम्राज्य उनके हैंडओवर में ही है। 5 गद्दी के वो मालिक हैं, जिसमें से प्रथम गद्दी पुष्कर में नरसिंह मंदिर, दूसरी गद्दी सांवरिया सेठ, तीसरी गद्दी गोरीकुंडा माई जी, है ना, चौथी गद्दी कालाबड़, 5वीं गद्दी थावला में मंदिर है। 5 गद्दी के वो मंथ है। लेकिन उनको एक घोड़े का शौक था। 80 के दशक से बाप जी एक अश्वपालक तो बचपन से ही थे, लेकिन 80 के टाइम से वो घोड़े रखते हुए आ रहे हैं। तो तूफान कई समय तक बाप जी के पास में भी था, है ना। तूफान को जिस घोड़ी पे डाला था वो नीलम नाम की घोड़ी थी शायद, काफी तेज घोड़ी थी स्वभाव में। उसके ऊपर हर्ष डाला था। जब हर्ष से वो प्रेग्नेंट थी तो हम उसे अगर देखने जाए ना तो हम ये देख के नहीं बोल सकते कि यार ये प्रेग्नेंट है। हम ये देख के नहीं बोल सकते कि प्रेग्नेंट। आप उसको देखोगे तो बोलेंगे यार ये तो फिली है, बछेरी है। लेकिन उसने हर्ष को जन्म दिया। बाप जी की एक ख्वाहिश थी कि मेरे हाथों में एक भंवर घोड़ा जिसका मार्किंग, जैसे पहले मार्किंग को महत्वता थी ना, तो उस महत्वता के अनुसार बाप जी के अंदर क्या ख्वाहिश पैदा हुई कि यार मेरे पास में कर दाया पग जीवना, है ना। ये बाप जी ने ख्वाहिश बनाई, उनका मोटिव देखो, है ना। तो जैसे ही उनकी ख्वाहिश हुई तो बाप जी के हाथों में ही हर्षवर्धन पैदा हुआ। क्या बात। उस हर्षवर्धन को बाप जी ने मक्खन खिलाकर, दूध पिलाकर अपने बच्चे की तरह पाला, है ना। हर्षवर्धन की जवानी जब आई थी पुष्कर मेले में, जब वो जवान होकर आया, उसका जब रुबाब देखा ना, वैसा रुबाब आज मैं 65 के घोड़ों में नहीं देख पाया। और जिनको आज रुबाब देखकर लोग सोच रहे हैं कि ये 65 के हैं, तो वो गलत है। वो घोड़े 62, 63 के ही हैं।
है ना, व्यक्ति विशेष का किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, किसी घोड़े का नाम। बट यंग एज है मारवाड़ी घोड़े में, वो ये क्रिएचर ही ऐसा है कि सुंदर दिखता है। राइट। तो आज अगर मेरे से पूछे कि यार आप क्या तैयार कर रहे हो, तो मार्केट में जिस घोड़े की लाइनेज ने आज इस ब्रीडिंग को इस मुकाम पे पहुंचाया है, लोगों में इतना वो जोश डाला है, घोड़े के प्रति लगाव डाला है, और लोगों के पास में उसकी 7वीं जनरेशन है। जब मुझे ये पता लगा तो मैंने सबसे पहला मेरा मोटिव बनाया कि अपने एरिया में सबसे लीजेंड और ओल्ड घोड़ा कौन सा है, जहाँ से सबने शुरुआत की। तो मेरे एरिया में मैंने ये, मेरे को एक ब्लेसिंग कह दो या अपने कर्मों का फल कह दो कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं बाप जी के घर से नहीं ले पाया, तो उनके घर के जो रत्न थे उन रत्न का अंश मेरे पास में है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि एक संतों के घर का घोड़ा, उनके आश्रम के घोड़े का रत्न का अंश मेरे पास में है। तो ये मेरे लिए बहुत संतुष्टि वाली बात है। तो आज लोगों के पास में 9वीं जनरेशन है, मैं आज 3rd जनरेशन में हूँ, है ना। तो आज मैं कई बार डिसमोटिवेट होता हूँ कि यार मेरी एज के बच्चे 64 है, मतलब आपके जो घोड़े के, आपके घोड़े की एज में लोगों के घोड़ों के बच्चे रहता था, जी जी, है ना, रिंग में जीत रहे हैं जी। तो मैं वहां पे उनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो मैं आज 3rd जनरेशन होल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने परचेसिंग क्या करी, मैंने ओल्ड स्टेलियन ढूंढा अच्छी लाइनेज का। मैं पैलेस लाइन में भी गया, प्योरिटी वरखाना लाइन में भी गया, सवेडिया मठ में भी गया, है ना, दूसरी लाइनों में भी गया, लेकिन सबसे अच्छी मुझे लाइन तूफान लाइन मिली। आपकी फेवरेट भी कह सकते हैं, मेरी फेवरेट, क्योंकि इसका आप बच्चा निकालो बाहर या घोड़ा निकालो, आदमी में जल होना चाहिए कि तेरे में कितना हौसला है, तेरे में कितनी काबिलियत है कि तू इसको पकड़ सके। मैं उसको घोड़ा ही नहीं मानता जो बिना लगाम के बाहर आ जाए। मैं उसको घोड़ा ही नहीं मानता हूँ जो बिना लगाम के बाहर आ जाए। अच्छा, आ जाएगा तो वो अपने घर में उसके स्वामी के पास वो स्वामी भक्ति बताएगा। जब उसका स्वामी उसको अपने दायरे से बाहर लेके जाएगा तो वो अपने दायरे को वहां तोड़ देगा, वो अपने घर के रेगुलेशन वहां तोड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक योद्धा है, नर है। ये योद्धा के घर से ही बिलोंग करते हैं, है ना। क्षत्रिय किनको कहते हैं? जिन्होंने रक्त बहाया है, किसके लिए? घर परिवार के लिए नहीं, इस पूरे संसार, इस देश भूमि के लिए। तो ये एक योद्धा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? वहां से बिलोंग करते हैं। तो इनमें वो खूबी तो होगी। तो आज जब मैं 65 के बच्चे देखता हूँ तो मैं डिमोटिवेट होता हूँ, काफी नर्वस होता हूँ। कई बार सोचता हूँ कि यार इसको निकाल दूं, है ना। ये बात मेरे को बाप जी ने भी बोली थी कि बेटा तेरे पास में सुरंग घोड़ा है, 100 सुरंग 1 सपूत, 100 कुमेद 1 कपूत। तो सुरंग घोड़े में सबसे ज्यादा जल, सबसे ज्यादा गर्म होता है। और सुरंग कलर होने के बाद ये तूफान लाइन से बिलोंग करना, और तूफान लाइन में भी डायरेक्ट ग्रैंड सन ऑफ तूफान, है ना। तो आज जब मैं मार्केट की ट्रेडिंग को देखता हूँ, लोगों के नए शौक को, इन्वेस्टमेंट को देखता हूँ, तो कई बार मेरे अस्तित्व के ऊपर भी बात आ जाती है। तो मैं भी अंदर से डगमगा जाता हूँ, है ना। लेकिन फिर मैं धैर्य से सुबह जब प्राणायाम करते हैं तो वापस सद्बुद्धि आती है। बुद्धियां सबके पास है, बुद्धि की जो बेन होती है उसको कहते हैं सद्बुद्धि। वो कुछ लोगों के पास होती है, इसीलिए कुछ लोगों को ही काफी लोग फॉलो करते हैं, है ना। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। सद्बुद्धि आने के बाद में 16 प्रकार की सिद्धियां होती है। जैसे आज बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके पास में दिव्य दृष्टि सिद्धि है। कौन सी सिद्धि है? दिव्य दृष्टि। वो देख के ही बता देते हैं इसका भूतकाल क्या था, ये सोच क्या रहा है, और ये सिद्धि है उनके पास में। क्यों? क्योंकि उन्होंने तप किया है, उन्होंने एक ही आसन में दृढ़ रहे, आहार दृढ़ और निंदा दृढ़। आसन किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने से पहले आपको दृढ़ता बतानी पड़ती है। क्या आप एक ही स्थान पे कितनी देर तक बैठ सकते हैं? आप बिना आहार खाए कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं? आप बिना सोए कितने देर तक जग सकते हैं? आपकी कैपेसिटी कितनी है? आपको कैपेसिटी तोड़नी होती है। ये दिमाग में भी होती है, शरीर में भी होती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कंफर्ट जोन से सब बाहर जाते हैं हम, तब हमको दुनियादारी समझ आती है, समझ में आती है ना। तो आज मैं बहुत डिमोटिवेट होता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप पे, मेरे बच्चे पे, इस लाइनेज पे और गुरु लोगों के आशीर्वाद पे इतना भरोसा है कि जिस चीज को मैं इतने सत्य भाव से कर रहा हूँ तो मुझे आगे निराश नहीं करेगी। तो और जो लोग आज रिंग में 64 के घोड़े लेकर जा रहे हैं लोगों से खरीद कर,
आने वाले टाइम में ऐसे बच्चे मैं उन्हें दूंगा, वो रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जब उनके बच्चे जीतेंगे तो नाम आएगा कि यार ये किसका बच्चा है, कि यार ये मेसी का बच्चा है। कि मेसी कहाँ से बिलोंग करता है? हर्षवर्धन से बिलोंग करता है ना। तो सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किसको मिलेगा? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन के बाद किसको मिलेगा? बालक दास जी को। उसके बाद किसको मिलेगा? मुझको। परफेक्ट। मेरे एरिया में है, हर्षवर्धन भी आज बड़ा घोड़ा हो गया है। इस एरिया में हर्षवर्धन का कोई रिजल्ट ही नहीं है। रिजल्ट नहीं, राजस्थान में कहीं नहीं है। पंजाब में भी आप जाओगे ना तो वहाँ अभी जैसे 68 का एक घोड़ा है हर्षवर्धन का, पच कल्याण, काफी सुंदर बच्चा है। लेकिन मेरे एरिया की बात करें तो 200-250 किलोमीटर में हर्ष का कोई बच्चा नहीं है ना। तो आज अगर मैं सोचूं कि मैं उनको बीट करूं, लेकिन जब आप इसको बाहर निकालते होंगे तो आपके वो सारे निर्णय वापस फेल हो जाते होंगे कि यार ऑफ कोर्स आपके अंदर एक अलग ही जोश होता होगा। जब ये मैं बोलूं अगर मेरा बच्चा 61 भी रहे, अगर ये सांड घोड़ा बन के भी 62 रहे, तो इसमें इतनी काबिलियत है कि अगर मैं इसको 61 की घोड़ी पे भी डोराऊंगा तो मेरे घर में कभी भी अच्छे कैरेक्टर में, अच्छी मार्किंग में और फिर हाइट मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये मेरे अभी जिसको कीचड़ नजर आ रहा है, अभी आज काफी लोग आते हैं ना मेरे को बोलते हैं आपकी दुकान में सामान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कॉमर्शियल नहीं हूँ दादा। मेरे को व्यापार करना ज्यादा पसंद नहीं है जी। मेरा पहला कर्तव्य है एक घोड़ा बनाना, उसको संरक्षण रखना, फिर उसकी प्रोजेनी को ब्रीड करके अपने घर में डेवलप करना, और उनको डेवलप करने के बाद में उनके लिए एक अच्छा घर ढूंढना कि अब मेरे से ज्यादा इस पे कौन मेहनत कर सकता है। उसको मैं तोहफा भी दे सकता हूँ, कम प्राइस में भी दे सकता हूँ, है ना। वहाँ मेरी शर्तें कुछ नहीं चलेगी। मुझे पता है ये आदमी दिल खोल के इसके पीछे लगेगा तो वहाँ पे उसका जीवन काल मेरे लिए महत्व देता है, ना कि उसके तोल करा हुआ पैसा। आज अगर मेरे पास में ये बच्चा है जो मैं कोड़ियों के भाव में लाया था, रेत के भाव में सोना, आज अगर मैं 2.5 साल के बाद, 2.5 साल से पहले मैं लाया था, 4 महीने का बच्चा लाया था, आज मेरे को 27 से 28 महीने हो गए इस पे मेहनत करते हुए। मेसी अभी 32 मंथ्स का है, 2 दांत अभी इसने बनाए हैं, 61.5 है। इसके फादर से आधा इंच छोटा है, इसकी मदर से आधा इंच बड़ा है ना। तो मैं जहाँ से जिससे ये निकला है उसको तो ये बीट कम एज में ही कर रहा है। तो मुझे अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आगे जो इसकी प्रोजेनी निकलेगी, जीवन पड़ा है पूरा अभी तो, है ना, तो वो किस तरह निकलेगी। तो आज अगर कोई आदमी 15 लाख 20 लाख से मेरे बच्चे को तोलता है तो मैं मूर्ख हूँ कि मैं उसको दे दूँ। परफेक्ट बात है। मैं काफी नर्वस होता हूँ कई बार कि यार 64 के घोड़े रिंग में लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े घोड़ों के रिजल्ट आ रहे हैं, दुनिया उनके पीछे हड़ल्ले से लाख लाख रुपए 50-50 हजार रुपए दे रही है, लेकिन दे कौन रही है वो इम्पोर्टेंट है। उनको देखो आप कि ब्रीडिंग के लिए अगर लाइन लग रही है तो वो किस स्तर के लोग हैं, उन्होंने क्या प्रूव किया है, उनके घर में क्या सांड घोड़े हैं, क्या उनके पास में ऐसी ब्रूड मेयर्स हैं जिन्होंने सांड घोड़े पैदा करे? नहीं, तो एक इन्फ्लुएंस है बस। एक 85% भीड़ मिलेगी जिनका अस्तित्व कुछ नहीं है, भीड़ चाल कुछ सालों पहले इस सोसाइटी में आए हैं और पैसा कमाने के लिए ही आए हैं। वो लोग ले जाके 1.25 लाख रुपए देते हैं। नाम किसका होता है? उसी ओल्ड ओनर का। मेहनत कौन करेगा? नया आदमी। तो अगर उसी बच्चे को मैं मेरे घर में प्रूव करूं, उसका रिजल्ट घर में प्रूव करूं, फिर किसी को दूं, वो रिंग में जाए, तो इसका अस्तित्व सच्चा है। तो आज जो 6वीं 7वीं जनरेशन, जब इसकी 5वीं 6वीं जनरेशन चलेगी तो इसकी जनरेशन काफी हाइट लेगी ऑब्वियसली, है ना। लेकिन उस हाइट के साथ में कैरेक्टर भी होने चाहिए। तो आज अगर मुझसे पूछे मैं इसकी कवरिंग कब स्टार्ट करूंगा या मेरे को कौन सी घोड़ियों पे इसको उड़ाना चाहिए, तो इसकी कवरिंग जब ये पूरा परिपक्व बोले 36 महीने से 38 महीने के आसपास आएगा, है ना। तो पुष्कर मेले के आसपास मेसी की कवरिंग में स्टार्ट करूंगा। काफी मेरे भी दोस्त है जिन्होंने, काफी लोग हैं जो मिल्क टीथ में उनके बच्चे 62 हो जाते हैं और रिजल्ट देखने के लिए वो अपने घोड़े को ब्रीड कर देते हैं। नहीं सर, ऐसा है मेसी को आप पहली बात तो आप भी अश्व जगत में काफी फेमस हैं, काफी जानते हैं लोग, ऐसा नहीं है आपको। मैं एज ए यूट्यूबर और एज ए अश्व पालक, अश्व हॉर्स लवर के आधार पे बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोग जानते हैं और फॉलो भी करते हैं लोग। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि मेसी को भी बहुत लोग जानते हैं और इसको प्यार करते हैं, क्योंकि हर्ष को भी प्यार करने वाले लोग बहुत हैं। और हर्ष का बच्चा है इस करके और आपके यहाँ पे पल रहा है, तो उसका एक अभी से ही बहुत नाम है मेसी का। और मेरा भी पर्सनली बहुत फेवरेट है मेसी। थैंक यू। तो
ऐसा है कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो हाइट को लेके। वो और actually काफी में जब अगर सोचूं कि कैरेक्टर से आउट होके बात करूं तो डिमोटिवेट होते हैं, जब कैरेक्टर की बात आती है तो मन को संतुष्टि मिलती है। हाँ, लेकिन काफी सुंदर बच्चा है और विजुअल्स लोग देख रहे हैं इसके, बहुत ही कमाल का एटीट्यूड बच्चे में है। तो अंततः एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा और उसके बाद विराम देंगे हम आज के इस वीडियो कार्यक्रम को। विराम तो नहीं, ब्रेक कह सकते हैं। हाँ, ब्रेक देंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये पुष्कर मेले के बारे में आप जो 2023 में लगने वाला है उसके बारे में आप क्या टिप्पणी देंगे, थोड़ा बताएं। पुष्कर मेला 3 सालों के बाद लगेगा। तो सभी लोगों को इसमें सहयोग देना। आर यू श्योर कि लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। अच्छा, है ना, अगर राजनीति ना हुई तो। अच्छा, एक क्वेश्चन मार्क है। लास्ट ईयर भी लग सकता था, लेकिन लोगों ने इन सवाल जवाबों को प्रशासन से किए नहीं। ग्लेंडर बीमारी बताई गई थी। जिस एरिया में ग्लेंडर के मरीज पाए गए थे उस एरिया के घोड़ों को हम बैन कर सकते हैं। हाँ, है ना? हाँ। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर सीमित प्राइवेट रिंग करते हैं और गिने चुने केवल 100-200 घोड़े आते हैं तो कलेक्टर ये परमिशन देता है। लेकिन जब इंटरनेशनल मेला हो, इसमें हम किसी पे भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि सब स्वतंत्र है ना। तो ये इंटरनेशनल मेला है, इसमें सरकार के अधीन होके हमें काम करना। और ये सिर्फ शायद अश्वों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये लोगों से जुड़ा हुआ भी है। पहले तो हम इसे देखें तो ये आध्यात्मिक मेला है। हाँ। इसलिए पुष्कर मेले की जो परमिशन होती है वो उपखंड अधिकारी और कलेक्टर के पास ही होती है ना। जैसा उनका आगे से आदेश आएंगे उसी को वो फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये धार्मिक नगरी है। हाँ। धार्मिक मेला है, उसके बाद अपने ये पशु आते हैं, तो लोगों की भीड़ भी आती है काफी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्टेगुअस है, फैलने वाली बीमारी। मनोकामना तो यही है, रोज आराधना भी इसीलिए करते हैं कि सभी पशुपालक को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक नगरी में धार्मिक लोग पधारें, यहाँ का कर्तव्य समझे, यहाँ की धरती को सम्मान समझे। एक्चुअल में पुष्करम दुष्करम वासम, यहाँ रहना खाना पीना सोना कर्म करना अति दुर्लभ है ना। तो 4 सालों से अगर मेला ना लगा तो उसके पीछे ये भी है, यहाँ लोग काफी आते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, इस भूमि को गंदी करके जाते हैं। काफी लोग यहाँ अभद्र व्यवहार भी करते हैं, अनीति गतिविधियां भी करते हैं। जिस भूमि पे वो लाखों करोड़ों कमा के जाते हैं उस भूमि पे वो अपना फैलाया हुआ कचरा वहीं छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी एजुकेशन के बारे में बात होती है। एजुकेशन doesn't matter which kind of degree you have, आपके बिहेवियर में एजुकेशन दिखनी चाहिए कि आप कौन से घराने से बिलोंग करते हो। तो अगर मैं रईस खानदान से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास में 10 नौकर है, मैं 20 घोड़े लेके पुष्कर आया हूँ और जिस जगह पे मैंने टेंट लगाया था उस जगह में अगर गिलासें प्लास्टिक्स थालियां जहाँ पे मैं रोज खाता था वो अगर ऐसे ही छोड़ जाऊं, उसको इकट्ठा करके खड्डा खोद के अगर उनको फायर करके नहीं जाऊं तो मेरे से बड़ा मूर्ख और अनएजुकेटेड पर्सन नहीं है। पर्सन कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले तो पुष्कर में जो आएंगे लोग उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिस भूमि में आप जा रहे हैं उसका सम्मान करना सीखें। सबसे पहले जहाँ से सबको बरकत होती है, सबसे पहले उस तीर्थ राज के पास पधारे जो सबका गुरु है। हाँ। सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने हवन यज्ञ यही किया था। हम भी यहाँ के नहीं है, हम भी हिमाचल से हैं। पाराशर लेक, पाराशर ऋषि की संतानें हैं। वशिष्ठ वेदम व्यास जी के पुत्र वशिष्ठ के पाराशर है ना। तो उन पाराशर ऋषि जी को ब्रह्मा ने निवेदन करके यहाँ बुलाया था, उन्होंने ही विवाह कराया था। और वही यज्ञ में संरचना, जब संरचना हो रही थी पृथ्वी की, तब वो यहीं थे। तो एक बार डेफिनेटली सबको यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले तो गुरु महाराज के धोख लगानी चाहिए जो त्रिगुणी स्वयं कृष्ण जब महाभारत जीते थे, और उसके बाद अश्व मेला कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद में फिर इनके सेवक बन के एक संयोजक के तौर पे काम करो। बाकी ये अपेक्षा हम अच्छे लोगों से मांग रहे हैं और जो कॉमर्शियल विभाग में आए हैं वो अपने तौर से चलें और अपने तौर से ही लोगों को गाइड करें। हम उनको कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उनका लाइफ है, उनका जीवन है। हम तो एक अपनी राय दे सकते हैं, सराहना कर सकते हैं। दैट्स इट। परफेक्ट। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सभी अश्वपालकों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि अशु पंडित जी जो हैं वो यहाँ के पुष्कर के लोकल हैं, यही इनका एरिया है। तो इनके माध्यम से मैं ये जानने को मिल रहा है कि पुष्कर फेयर इस बार लगेगा, कंफर्म लगेगा, लगना चाहिए 101%, है ना, और लगना भी चाहिए। तो सभी लोग इस बार पूरा अश्व मेले को पूरा सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से पूरा सपोर्ट करें, मेले को आगे
आगे लेके आएँ और कंटिन्यू होना चाहिए ये मेला। तो धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए। डस्ट फ्रेग्रेंस चैनल को आपने जो अपने शब्दों से जो निखारा है, और आपके वर्ड्स का तो लोग वेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।